रोहित ने घर आकर अपने मम्मी पापा की ऐसी हालत देखी तो उसके होश उड़ गए। उसने किट्टी पार्टी से लौटी अपनी पत्नी के एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा करने की? यह घर उनके बेटे का है, तुम इसे कोई दहेज में लेकर नहीं आई थी। रोहित ने नेहा के ऊपर झल्लाते हुए कहा, मुझे लगा था कि कुछ दिनों में तुम मेरे मम्मी पापा को अपने माता पिता की तरह सम्मान और प्यार दोगी, क्योंकि हर रिश्ते को समझने में वक्त लगता है। लेकिन तुमने तो मेरे बाद मेरे माँ बाप की हालत नौकरों से भी ज़्यादा बद से बदतर कर दी। उनसे तुमने एक एक दाने का हिसाब मांगा, उनकी बेइज्जती की। वह अपने की बेटे की कमाई खाते हैं, तुम्हारी बाप की नहीं। समझी तुम? अपना सामान बांधो और चलती बनो यहाँ से, रोहित ने तमक कर कहा। रोहित अपने माता पिता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा और वो दिन याद करने लगा जब वह अपने माता पिता को अपने साथ शहर लेकर आया था। एक दिन माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उसकी माँ को हार्ट अटैक आया था, तो मिश्रा जी ने पड़ोसियों की मदद से उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया था। डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए एक मोटी रकम मांगी थी, लेकिन मिश्रा जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सारे पैसे जमा कर इलाज करा पाते। उन्होंने अपने बेटे रोहित को फ़ोन किया। हेलो बेटा रोहित, मैं पापा बोल रहा हूँ। तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया है। यह सुनकर रोहित सन्न रह गया और भावुक होकर बोला, कैसे, कब आया पापा, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा आज सुबह ही आया है, तुम कुछ पैसे भेज दो बस। डॉक्टर ने पूरे 1 लाख रुपए मांगे हैं। रोहित नम आंखों से बोला, पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप वहाँ ऐसी हालत में अकेले हैं और मैं यहाँ। नहीं पापा, आप डॉक्टरों से कहो कि वह इलाज शुरू करें, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। और आप चिंता मत कीजिए, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रोहित हड़बड़ाकर घर आया, अपनी पत्नी से बोला, हमें अभी मम्मी पापा के घर जाना है, माँ को हार्ट अटैक आया है। ओहो रोहित, तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। तुम्हें पता है ना आज मेरी सहेली की शादी की सालगिरह है, हमें वहाँ जाना है। 5 स्टार में पार्टी रखी है, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ चलोगे। और रोहित तुम अपनी माँ की चिंता क्यों कर रहे हो? बुढ़ापे में ऐसी बीमारियाँ लगी रहती हैं। नेहा रोहित के हाथ में हाथ डालते हुए बोली। रोहित ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है और तुम्हें पार्टी की लग रही है। तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन मैं अपने पापा को इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकता, समझी तुम? रोहित ने तुरंत फ्लाइट पकड़ी और सीधे हॉस्पिटल पहुंचा। अपने पापा को दूर से देखकर दौड़कर उन्हें गले लगाया। मिश्रा जी बेटे के गले लगकर रोते हुए बोले, बेटा देखो तो तुम्हारी माँ की क्या हालत हो गई। पापा मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। और रोहित ने अपने पिता के आंसू पूछे और उन्हें एक चेयर पर बिठा दिया। रोहित अपने पापा के हाथ को पकड़कर बोला, पापा आप यहाँ बैठिए बस और भगवान से प्रार्थना कीजिए, मैं अभी आता हूँ। रोहित जाकर सबसे बड़े डॉक्टर से मिला। डॉक्टर साहब, चाहे जितना पैसा लग जाए, लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने रोहित को दिलासा दिया। रोहित जी आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी माताजी को बचाने की। और डॉक्टर कमला जी का इलाज करने में जुट गए। कुछ ही दिनों में कमला जी पूरी तरह ठीक हो गईं। रोहित अपनी माँ को अस्पताल से पापा के घर ले आया और कुछ दिन रोहित ने वहीं रुककर उनकी सेवा की, लेकिन काम की वजह से उस पर फ़ोन आ रहे थे। तो मिश्रा जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। हाँ उसके जोड़ों का दर्द तो हमेशा का है, क्या करें अब बुढ़ापा है, उसका कुछ नहीं कर सकते, तुम अब अपने काम पर लौट जाओ। रोहित ने तब तो हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन रोहित के हाथ में 2 बैग देखकर उसके मम्मी पापा चौंक गए। अरे बेटा इसमें क्या है, कोई साग सब्जी लेकर जा रहे हो क्या? नहीं पापा, यह सब बैग में आप दोनों का सामान है, आप दोनों मेरे साथ चल रहे हैं शहर। नहीं बेटा, हम यहीं सही हैं, बस तुम हमसे मिलते रहते आना, हमारे लिए वही बहुत है। तुम तो जानते हो कि
बहू हमें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती, मिश्रा जी कहते कहते भावुक हो गए। पापा आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा, पर आप दोनों को अब मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। बेटे के इतने जिद करने पर कमला जी और मिश्रा जी दोनों बेटे के साथ शहर आ गए। अपने सास ससुर को अपने घर देख नेहा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। कमला जी के कदम अपने बेटे के घर में पड़ ही नहीं रहे थे तो रोहित मुस्कुराता हुआ बोला, मम्मी पापा यह आपका ही घर है, बेझिझक और पूरे अधिकार के साथ रहिए। और रोहित ने अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ा और उन्हें उनके कमरे में ले गया। उस कमरे को देखकर कमला जी और मिश्रा जी भावुक हो गए। पापा मैंने जब यह घर खरीदा था तभी आपका कमरा बिल्कुल आप दोनों के हिसाब से सेट करवा लिया था। बेटे का प्यार देखकर दोनों ने रोहित को गले लगा लिया। पापा अब आप दोनों आराम से यहाँ रहिए, मैं आपके चाय नाश्ते का इंतज़ाम करवाता हूँ। अपने मम्मी पापा को उनके कमरे में छोड़कर जैसे ही बाहर आया, नेहा रोहित का हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? किसने कहा था तुम्हें इन गंवार बुढ़े बुढ़ियों को यहाँ लाने के लिए? नेहा जुबान संभाल कर बोलो, वो मेरे मम्मी पापा हैं और तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेला ही बहुत हूँ अपने मम्मी पापा की देखभाल के लिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी वजह से मेरे मम्मी पापा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोहित ने अपने मम्मी पापा की देखभाल के लिए एक मेड रख ली। रोहित के मम्मी पापा रोहित के साथ बहुत खुश थे, लेकिन बहू हमेशा बड़बड़ाती रहती। एक दिन रोहित को एक मीटिंग के लिए शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था। रोहित ने मेड को सब कुछ समझा दिया था कि मेरे बाद मम्मी पापा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रोहित बेटा, तुम क्यों इतनी चिंता करते हो? तुम बेफिक्र होकर अपने काम के लिए जाओ। कमला जी ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए बोली। और रोहित मीटिंग के लिए शहर के लिए चला गया। बेटे के जाते ही नेहा हमेशा सास ससुर को ताना देती रहती, यहाँ आकर पड़ गए हैं, इतना भी नहीं जानते शहर में कितनी महंगाई है, इनके आते ही घर में कितने खर्चे बढ़ गए हैं, पूरे घर को दवाई खाना बनाकर रखा है। अरे मेरे मायके में तो इन दोनों को कोई नौकर भी ना रखे, गवार कहीं के, ना पहनने की तमीज़ है ना खाने की। बहू की बातें सुनकर दोनों चुप रह जाते। बहू ने घर के नौकर को बेटे के जाते ही उसकी छुट्टी कर दी और उसकी जगह मिश्रा जी को काम पर लगा दिया। नेहा दनदनाते हुए उनके कमरे में आई और तमक कर बोली, बहुत हो गई मेहमानबाजी, अब चलिए पापा जी थोड़ा हाथ पैर भी चला लीजिए, वरना बुढ़ापे में जाम हो जाएंगे तो आपको ही तकलीफ होगी। नेहा तमक कर बोली, मम्मी जी आप थोड़ा रसोई में आकर मेरा हाथ बटाइए। बेटा तुम्हें जितना काम बताना है मुझे बता दो, पर कमला जी से यह सब नहीं होगा। हाँ आप दोनों तो यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने के लिए ही तो पड़े हैं, बस काम को कह दो। नेहा मन ही मन कुछ बुदबुदाते हुए बोली, यह पकड़िए थैला और सब्जी लेकर आइए, और हाँ सब्जी लाकर रसोई में धोकर रख देना। मिश्रा जी ने थैला पकड़ा और सब्जी लाने चले गए और लाकर उन्हें रसोई में रख दी। बेटा मैंने सब्जी धोकर रसोई में रख दी है। सुबह सुबह सब्जी लाने और धोने में हाथ पैर सुन हो गए, 2 कप चाय बना दो बेटा। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। सब्जी लाकर आपने कोई एहसान नहीं किया है, यहाँ रहेंगे तो काम भी करना पड़ेगा, जाइए खुद बना लीजिए। बहू ने एकदम से तमक्कर कहा और अपनी चाय लेकर कमरे में चली गई। मिश्रा जी ने 2 कप चाय बनाई और खुद लेकर अपने कमरे में आ गए। यह देखकर कमला जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने बहू की सारी बातें सुन ली थी। अरे कमला, तुम चाय पियो और सब कुछ भूल जाओ, हमारा बेटा हमारे साथ है तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमला जी ने अपने आंसू पूछे और दोनों चाय पीने लगे। दोपहर को रसोई में जाकर देखा तो बहू ने खाना भी नहीं बनाया, तो मिश्रा जी ने खुद ही खाना बनाया और कमला जी को भी खिलाया। कमला जी से अब काम नहीं होता था, क्योंकि उनके हाथ पैर अब ज़्यादा ही दर्द करने लगे थे। बहू कमरे में से बाहर आई तो अकड़कर बोली, यह क्या है, आप लोगों को जरा भी तमीज़ नहीं है, पूरी रसोई फैला रखी है, गंवार कहीं के,
मुझे पूरी रसोई साफ चाहिए। जब से आई हैं एक भी काम को हाथ नहीं लगाया है। मिश्रा जी बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं खुद कर दूंगा रसोई और बर्तन साफ। इतना कह बहू वहाँ से चली गई। बेचारे मिश्रा जी ने सारे रसोई और बर्तन साफ किए और कुछ खाना दोपहर का ही बच गया था तो शाम को वही खाकर सो गए। बेटा माँ बाप का हालचाल पूछने के लिए रोज सुबह शाम फ़ोन करता, मगर मिश्रा जी और कमला जी अपने बेटे से बहू की कुछ भी शिकायत नहीं करते। अगली सुबह बहू ने 200 रुपये सब्जी लाने के लिए देते हुए बोली, सारी सब्जी का हिसाब पर्चे पर लिखवा कर लाना। मिश्रा जी चुपचाप थैला लेकर चले गए। सब्जी वाले ने मिश्रा जी का थैला पकड़ा दिया। अच्छा भाई एक काम करो, एक कागज़ पर हिसाब लिख देना। अच्छा बाबूजी, कहते हुए सब्जी वाले ने पास रखे कागज के एक टुकड़े पर सारी सब्जी के दाम लिखकर बाबूजी को पकड़ा दिए। मिश्रा जी सोचने लगे, चलो अच्छा है, सारी सब्जी के दाम और वजन पेपर पर लिखा है तो बहू को कोई शक भी नहीं होगा। बेचारे बाबूजी की इस कड़ाके की सर्दी में सब्जी लाते हुए हालत खराब हो गई। रास्ते में उन्हें एक चाय की दुकान दिखाई दी तो वहां रुककर उन्होंने 10 रुपए की चाय पी ली। थोड़ी देर पास जल रही आग पर अपने हाथ पैर सेके और बेचारे फिर चल दिए सब्जी का थैला लेकर। ठंड इतनी कि ऐसा लग रहा था जैसे हाथ पैर कटे जा रहे हों। जैसे तैसे बेचारे बाबूजी घर पहुँचे। रसोई में सब्जी धोकर रख दी। बहू सब्जी आ गई है, लेकिन बहू अभी सोकर ही नहीं उठी, शायद दोबारा सो गई थी। उन्होंने खुद ही 2 कप चाय बनाई और अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद बहू के चिल्लाने की आवाज़ आई। मुझे पता था, चोरी तो इन जैसे लोगों के खून में ही बसी होती है। पैसे देखते ही राल टपकने लगती है। बाबूजी, सब्जी में से 10 रुपये कहाँ चले गए? आपको इतना भी नहीं पता कि किसी की चीज़ उससे बिना इजाज़त नहीं लेनी चाहिए। कहाँ हैं बाकी के पैसे? बाबूजी संकोचते हुए बोले, बहू ठंड बहुत लग रही थी, रास्ते में तो मैंने 10 रुपये की चाय पी ली। यहाँ तक आने में आपके हाथ पैर टूट नहीं जाते? घर आकर नहीं पी सकते थे? एक तो हमारे सिर पर आकर बैठ गए हैं और हमारे ही नाक में दम कर रखा है। इस तरह की बातें सुनकर दोनों की आंखें नम हो गई, पर बेटे की खातिर वह सब कुछ चुपचाप सह गए। अब तो बाबूजी रोज ही अपना और अपनी पत्नी का चाय नाश्ता खाना सब खुद बनाते और बर्तन रसोई भी खुद ही साफ करते। अगले दिन बहू की सहेली उससे मिलने घर आई, तब बाबूजी कमला जी के लिए दलिया बना रहे थे। अरे रीटा, तू क्यों आई? मुझे बुला लिया होता, मैं खुद आ जाती तुझसे मिलने। नेहा ने हड़बड़ाते हुए अपनी सहेली से कहा। क्यों, मैं तेरे घर नहीं आ सकती क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा चल, तू मेरे कमरे में चल, वहाँ चलकर बात करते हैं। नेहा रीटा को हाथ पकड़कर तेजी से अपने कमरे में ले गई ताकि बाबूजी पर उसकी नज़र ना पड़े। दोनों आपस में बातें ही कर रही थी कि बाबूजी वहां पहुंच गए। बहू, मुझे घी नहीं मिल रहा, कहाँ रखा है? आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मत आया करो, समझ में नहीं आता क्या? अब जाओ यहाँ से, नेहा बाबूजी पर चिल्लाते हुए बोली। रीटा ने नेहा से पूछा, कौन है ये इतने बुजुर्ग, और पहले तो कभी नहीं देखा। अरे कुछ नहीं यार, नौकर है, अभी नया नया लगा है ना, तो इसे कुछ पता नहीं है कौन सा सामान कहाँ रखा है। बहू की बातें सुनकर बाबूजी की आंखें नम हो गई। पीछे से बहू ने आवाज़ दी, सुनो, मेरी और मेरी सहेली के लिए 2 कप कॉफ़ी लेकर जल्दी आओ। बाबूजी ने अपने आंसू पूछे और चुपचाप कॉफ़ी बनाकर बहू के कमरे में ले गए और वहां से वापस आए और अपनी पत्नी के लिए बिना घी का दलिया लेकर चले गए। क्या हुआ जी? बहू किस पर चिल्ला रही थी। अरे कुछ नहीं, तुम दलिया खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। इतने में बहू चिल्लाते हुए आई, अगर कॉफ़ी बनानी नहीं आती तो बता नहीं सकते थे, मुंह का सारा टेस्ट खराब कर दिया। क्या हुआ बहू? कमला जी ने प्रेम से अपनी बहू से पूछा। आप तो चुप ही रहिए, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अभी मैं बाहर जा रही हूँ अपनी सहेली के साथ, आप लोगों को तो आकर बताती हूँ। और हाँ, मेरे आने से पहले घर पूरा साफ हो जाना चाहिए। इतना कह बहू अपनी सहेली के साथ बाहर निकल गई। बहू की बातें सुनकर कमला जी रोने लगी। अरे कमला, तुम बात बात पर रोया मत करो। देखो, अभी मैं थोड़ा बहुत घर का काम कर भी लेता हूँ तो इसमें क्या बुराई है?
तुम ही तो कहती हो कि आदमी के हाथ पैर चलते रहने चाहिए, वरना उसका शरीर जाम हो जाता है और ऊपर से 100 बीमारियां और लग जाती हैं। बाबूजी ने कमला जी के आंसू पूछे और उन्हें कंबल उड़ाकर आराम करने के लिए बोल दिया और खुद रसोई में बर्तन साफ करने लगे। थोड़ी देर में, मम्मी, पापा, कहाँ हो आप? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मम्मी पापा के कमरे में रोहित दौड़कर गया, माँ के पैर छूते हुए बोला, अरे माँ कैसी हो और आपकी तबीयत कैसी है? बेटे को सामने देख कमला जी की आंखें भर आई। माँ देखो तो मैं दिल्ली से आप लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। आपके लिए नया शॉल, नई जर्सी। और बाबूजी कहाँ हैं? मैं कब से पूछ रहा हूँ। बापूजी कहीं दिख नहीं रहे हैं। कमला जी ने रोते रोते अपने बेटे से सब बता दिया। यह सुन रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। रसोई में जाकर देखा तो सचमुच बाबूजी रसोई में बर्तन साफ कर रहे थे। यह देख रोहित की आंखों में आंसू आ गए। अरे बेटा, तुम कब आए? हाँ बाबूजी, काम जल्दी हो गया था तो बस चला आया। इतने में नेहा भी वहां घर पहुंच गई और रोहित को देखकर उसके होश उड़ गए। अरे रोहित, तुमने तो बोला था कि तुम 2 दिन बाद आओगे, फिर यहाँ कैसे? नेहा जैसे ही रोहित के पास आने लगी, रोहित ने एक जोरदार तमाचा नेहा के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे देवता समान माँ बाप के साथ ऐसा करने की? यह घर उनके बेटे का है, तुम इसे कोई दहेज में लेकर नहीं आई थी। रोहित ने नेहा के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। मुझे लगता था कि कुछ दिनों में तुम मेरे मम्मी पापा को अपने माता पिता की तरह प्यार और सम्मान देने लगोगी, क्योंकि हर रिश्ते को समझने में वक्त लगता है। लेकिन तुमने तो मेरे बाद मेरे माँ बाप की हालत नौकरों से भी ज़्यादा बद से बदतर कर दी। उनसे तुमने एक एक पाई का हिसाब लिया, उनकी बेइज्जती की। वह अपने बेटे की कमाई खाते हैं, तुम्हारी बाप की नहीं। समझी तुम? अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। रोहित ने नेहा के ऊपर गुस्सा कर कहा। इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं। नेहा रोते हुए रोहित के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। रोहित, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने जन्मदाता माता पिता का अपमान सहूँ, तुम्हारे लिए उनको अकेला छोड़ दूँ। मैंने सोचा था कभी ना कभी तो तुम मेरे मम्मी पापा को समझोगी, लेकिन नहीं, मैं गलत था। तुम जैसी औरतें ही हंसते खेलते परिवार को बखेर कर रख देती हैं। देखो मेरे मम्मी पापा को, अभी भी वे तुम्हारे खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं और तुमने उनकी हालत नौकरों से भी बदतर कर दी। अरे शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर। इतना कहकर रोहित अपने मम्मी पापा के पैरों में बैठ माँ की गोद में सर रखकर रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे रहते आज के बाद आप दोनों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। नेहा भी कमला जी के पैर पकड़कर रोते हुए बोली, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसों के घमंड में मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। कमला जी बोली, बेटा माफ़ कर दे अब बहू को, लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते। लेकिन रोहित ने उनकी एक न सुनी और उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। बाबूजी ने रोहित को रोकना चाहा, लेकिन नहीं पापा, आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर मैंने आज नेहा को माफ़ कर दिया तो जो औरतें अपने सास ससुर के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती हैं, उनको सबक कैसे मिलेगा? इतना कह रोहित ने घर का दरवाज़ा लगा दिया और खुशी से अपने मम्मी पापा के साथ रहने लगा।